हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दूसरा टेस्ट। इस दूसरे टेस्ट में हम पावर प्लांट की कुछ प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना, उसमें भी हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और हर एक क्वेश्चन जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में यदि कोई और भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं और ये वीडियो आपके लिए टेस्ट के रूप में होगा। तो हर एक क्वेश्चन के बाद में आपको कुछ टाइम मिलेगा, आपको आंसर देना है और उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बॉयलर माउंटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि माउंटिंग क्या होती है, एक्सेसरीज़ क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूँ माउंटिंग की, माउंटिंग होती है फॉर सेफ्टी ऑफ बॉयलर। किसके लिए? फॉर सेफ्टी ऑफ बॉयलर। बॉयलर की सेफ्टी के लिए हम माउंटिंग यूज़ करते हैं। और यदि आपको पूछे एक्सेसरीज, एक्सेसरीज होती हैं इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। तो यहाँ पे डिफरेंस यदि आपको पता है तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। यहाँ पे आपको याद करना यदि इजी रखना है तो आप सिर्फ एक्सेसरीज याद कर लीजिए। एक्सेसरीज 3-4 ही है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्सेसरीज कौन कौन सी है। सबसे पहले आपको याद रखना है सुपर हीटर, उसके बाद में इकोनोमाइज़र, उसके बाद में एयर प्री हीटर और चौथा है आपका फीड पंप। ये सब जो है बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए इनको एक्सेसरीज़ कहा जाता है। माउंटिंग में बहुत सारे, जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल के बता देता हूँ, फ्यूजिबल प्लग, सेफ्टी वाल्व, वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, स्टीम स्टॉप वाल्व, ब्लो अप कॉक, फीड चेक वाल्व, यानी कि जितने भी वाल्व है मैक्सिमम वो सब माउंटिंग के अंदर आते हैं, वो सेफ्टी के लिए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एयर प्री हीटर, इकोनोमाइज़र और आपका कंडेंसर। तो यहाँ पे देखिए कंडेंसर ना तो कोई आपके माउंटिंग है ना कोई एक्सेसरीज़ है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके एक्सेसरीज़ है। तो फ्यूजिबल प्लग क्या है? आपका माउंटिंग। तो ऐसे आप याद करोगे तो ईजिली आंसर आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक ज़रूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने माउंटिंग और एक्सेसरीज देख ली, इसमें हम देख लेंगे कि कौन कौन से जो आपके बॉयलर है फायर ट्यूब बॉयलर है और कौन कौन से वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो बॉयलर का पार्ट है वो कवर हो जाता है। इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब है और कौन सी माउंटिंग और कौन सी एक्सेसरीज है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फायर ट्यूब बॉयलर कौन सा है, बेंसन बॉयलर, लोकोमोटिव, स्टर्लिंग या फिर बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। तो यदि आपने आंसर दे दिया है तो मैं यहाँ पे आपके लिख देता हूँ कि कौन कौन से फायर ट्यूब बॉयलर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फायर ट्यूब बॉयलर लिख देता हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट आराम से कर पाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फायर ट्यूब में लोकोमोटिव बॉयलर। इसका नाम लोकोमोटिव इसलिए है क्योंकि ये मूवेबल है, यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कोचरन की, कोचरन बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर और उसके बाद में लंकाशायर। ये सब जो है आपके कौन से हो गए? फायर ट्यूब बॉयलर। अब मैं बात करता हूँ वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, बैबकॉक एंड विलकॉक्स। दूसरा आपके हो जाएगा स्टर्लिंग। स्पेलिंग कहीं पे भी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ये सब जिन्होंने बनाए हैं उनके नाम हैं। बेंसन बॉयलर, लामोंट बॉयलर और लॉफलर बॉयलर और एक आपका लास्ट हो जाएगा येरो बॉयलर। ये सब जो है आपके वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो अब आप आंसर इजीली दे पाएंगे, बेंसन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर या फिर बैबकॉक्स विलकॉक्स। तो लोकोमोटिव बॉयलर जो है आपका
फायर ट्यूब बॉयलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 किलोग्राम मिक्सर ऑफ स्टीम कंटेन 0.8 किलोग्राम ऑफ ड्राई वेपर एंड 0.2 किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर देन द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम इज। तो यहाँ पे आपको बताना है ड्राइनेस फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। हर एग्जाम में आपने देखा होगा, चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का हो, ड्राइनेस फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस सिंपल है, ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एक्स से। ये होता है, वैसे इसका मीनिंग क्या है ड्राइनेस फ्रैक्शन का? मीनिंग ये है कि जो हमारा टोटल मिक्सर है, मिक्सर में हम क्या देखते हैं, वाटर भी होता है, स्टीम भी होता है। तो उस मिक्सचर में स्टीम कितनी अवेलेबल है? यदि टोटल जो है स्टीम है उसमें वाटर है ही नहीं, तो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1। कैसे हो जाएगा? ड्राइनेस फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द टोटल मास। टोटल मास में क्या आ जाएगा? वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे आपको मास ऑफ वेपर देखना है, कितना है? 0.8 किलोग्राम, और टोटल कितना है? 0.8 प्लस 0.2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है 0.8 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 0.8 का मतलब क्या है? यहाँ पे 0.8 का मतलब है कि यहाँ पे हमारी 80% जो है वो स्टीम है और 20% उसमें वाटर है। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ऑफ ए बॉयलर इज डिफाइंड with respect to generation of steam from and at 20 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस या फिर एनी ऑफ दीज। यहाँ पे आपको जो है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन के बारे में बताना है। तो फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूँ इक्विवेलेंट इवेपोरेशन की, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है वो मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। जैसे आपका ये 100 डिग्री सेल्सियस का कोई वाटर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, क्योंकि पहले भी 100 था, अब भी 100 है। लेकिन वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी हीट देनी पड़ेगी हमको? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट क्या होती है? जब हम फेज चेंज के लिए जो हीट देते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वो तो हो गई लेटेंट हीट। और टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज जब होता है या डिक्रीज होता है, तो वो सेंसिबल हीट होती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, जो 100 डिग्री मैंने आपको बता ही दिया, तो ये जो स्टीम कन्वर्ट हुई 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री स्टीम में, इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ऑफ ए बॉयलर इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू द जनरेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को हमको स्टीम में कन्वर्ट करना है, उसी को हम इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कहते हैं। Blade erosion in steam turbine takes place due drop in steam, high temperature system, high flow rate, high rotational speed। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ब्लेड का इरोजन होता है वो किसकी वजह से होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए, ड्रॉपलेट इन स्टीम। देखिए, जब स्टीम के अंदर वाटर का कंटेंट होता है, तो जो वाटर का कंटेंट होता है वो टरबाइन के अंदर जो है कोरोजन बनाता है। यानी कि जो है आपका ब्लेड इरोजन किसकी वजह से होगा? कोरोजन की वजह से। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है वो 0.9 से अबव रखते हैं। जब हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 से ज़्यादा होता है, यानी कि 90% स्टीम से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ब्लेड इरोजन मिनिमम होता है। इससे आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रैंकाइन साइकिल के बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। यदि फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मैं रैंकाइन साइकिल से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। रैंकाइन साइकिल में क्या होता है? तो रैंकाइन साइकिल के अंदर पहले मैं इसका थोड़ा स्कीमेटिक डायग्राम बना देता हूं, ताकि आपको थोड़ा ईजिली समझ में आ जाए। जैसे सबसे पहले मैं बनाता हूँ आपका बॉयलर। बॉयलर हो गया। बॉयलर से जो स्टीम निकलेगी वो कहाँ पे एक्सपांड होगी? टरबाइन के अंदर। ये टरबाइन में एक्सपांड हुई, फिर जो है इसकी हीट रिमूव कहाँ पे होगी? कंडेंसर में। जब ये कंडेंसर में यहाँ से हीट रिमूव हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और हम एक पंप यूज़ करेंगे, और उसी पंप से जो वाटर आएगा वो हम बॉयलर में वापस डाल देंगे। तो ये जो हमारा प्रोसेस हो जाएगा, इसको मैं नंबर दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपका 1, जैसे ही बॉयलर से निकली 1, फिर 2, 3 और 4। और यदि मैं
टीएस डायग्राम बनाओ इसका, तो ज़्यादा क्लियरिटी आपके आ जाएगी। ये आपका टीएस डायग्राम। जब भी हम रैंकाइन साइकिल बनाते हैं तो वहाँ पे सैचुरेटेड कर्व होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टीम जनरेट होती है। तो ये आपका कौन सा हो गया? सैचुरेटेड कर्व है। इस सैचुरेटेड कर्व में यदि मैं बात करूँ कांस्टेंट प्रेशर लाइन की, तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गई, ठीक है। अब मैं यदि बात करूँ कि हमारा जो जैसे ही स्टीम बाहर निकला बॉयलर से, तो ये यहाँ पे निकला होगा, सुपर हीटेड स्टीम होगी, फिर वो जो एक्सपांड होगी ना, तो यहाँ पे यहाँ तक एक्सपांड होगी, यानी कि कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं होगी, यानी कंप्लीट जो है आपकी टरबाइन में एक्सपांड होने के बाद में उसका जो ड्राइनेज फ्रैक्शन होता है वो 1 नहीं रहेगा, 0.9 के आसपास होना चाहिए। x बराबर 0.9 या ग्रेटर देन 9 कह सकते हैं। यहाँ तक एक्सपांड होगी, तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2। ये जो पॉइंट मैंने इसीलिए दिए हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो सके। अब कंडेंसर से यहाँ पे हीट रिमूव हो जाएगी कांस्टेंट प्रेशर से, तो हमारा लिक्विड जो है वो सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाएगा, और वहाँ से हम पंप करेंगे तो ये प्रेशर जो है P2 पे आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट आपका 3 हो गया, और ये 4, ये 4 2 आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? बॉयलर है। बॉयलर का काम क्या होता है? जो है हीट देना फ्यूल को, यानी कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे टीएस डायग्राम आपको समझ में आ गया। तो दो प्रोसेस इसमें आइसेंट्रोपिक होते हैं, यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक। किसमें? एक तो आपका टरबाइन, दूसरा आपका पंप में। लेकिन जो हीट रिमूव होती है कंडेंसर में वो कांस्टेंट प्रेशर पे, और बॉयलर में जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो भी आपके कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। तो 2 कांस्टेंट प्रेशर और 2 आइसेंट्रोपिक, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द कंप्रेशन वर्क रिक्वायरमेंट इज मिनिमम इन केस ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस बीइंग एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, हाइपरबोलिक। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में जो वर्क होता है वो मिनिमम होता है, बाकी जो जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सब में आइसोथर्मल में मिनिमम वर्क होता है। और आइसोथर्मल को ही हम हाइपरबोलिक बोलते हैं। तो यहाँ पे यदि आइसोथर्मल नहीं होता ना, तो ये हमारा जो है हाइपरबोलिक आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे आइसोथर्मल दे रखा है तो हम आंसर आइसोथर्मल ही करेंगे। जूल साइकिल इज यूज्ड इन गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैंने 2 दिन पहले, इस वीडियो के 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, किसका? ब्रेटन साइकिल का। तो जो ब्रेटन साइकिल होता है, ब्रेटन साइकिल, उसको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। ब्रेटन साइकिल से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वारी है वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो ब्रेटन साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं? जूल साइकिल बोलते हैं। और ब्रेटन साइकिल मैंने आपको बताया था कि ये गैस टरबाइन में यूज़ होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे पीवी और टीएस डायग्राम दोनों बताए थे। यहाँ पे मैं पीवी डायग्राम समझा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आ सके। पीवी डायग्राम मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है, और ये आपका जो है क्या हो जाएगा? आइसेंट्रोपिक, यानी कि जो आपका एक्सपांसन होता है और कंप्रेशन होता है वो आइसेंट्रोपिक, और ये आपका कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपका पीवी डायग्राम हो गया। तो ये ब्रेटन साइकिल मैंने आपको डिटेल में समझाया था, और एफिशिएंसी भी मैंने पूरी निकाल के बताई थी। एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल या फिर जूल साइकिल की क्या होती है? 1 - 1 अपॉन RP की पावर गामा -1 अपॉन गामा। जिसने भी वो वीडियो देखा होगा वो इजीली आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे। और RP क्या होता है? मैक्सिमम प्रेशर। यहाँ पे देखिए ये जो 1 पॉइंट है ये 2 है, तो P2/P1 कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं P हाईएस्ट अपॉन P लोवेस्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, और यदि कोई पढ़ा रहा है तो वो पेड कोर्स में पढ़ा रहा होगा। फ्री में इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ा रहा है। मैं आपको सब कुछ फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, तो वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जितने भी फ्रेंड आपके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं को शेयर करना है। यदि फ्रेंड्स आप लोग शेयर कर दोगे तो थोड़े व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, तो भी मैं भी मोटिवेट रहूँगा काम करने का, जो है मुझे थोड़ा एनर्जी मिलेगा, तो मैं ज़्यादा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, द गैस इन कूलिंग चैम्बर ऑफ ए क्लोज्ड साइकिल गैस टर्बाइन इज कूल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, या फिर नन ऑफ दीज। आपको यहाँ पे
वीडियो को पॉज करना है और आंसर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने ध्यान से देखा होगा गैस, तो गैस पावर साइकिल में हम कौन सा साइकिल यूज़ करते हैं? ब्रेटन साइकिल यूज़ करते हैं। और ब्रेटन साइकिल में जो हमारी हीट रिमूव होती है, यानी कि कूल्ड का मतलब क्या है? हीट रिमूव। तो हीट रिमूव कहाँ पे होती है? अभी मैंने आपको बताया था, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको चीज़ों को एक एक वर्ड को पकड़ना, जैसे यहाँ पे जैसे ही गैस पकड़ा तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि वहाँ पे ब्रेटन साइकिल की बात हो रही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सीरीज़ जो भी है, जितनी भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, इन सभी में 10 क्वेश्चन ही होंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन को हम यदि डिटेल में डिस्कस करते हैं तो वीडियो ठीक ठाक लंबा हो जाता है। यदि मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊं तो 5 मिनट में भी मैं बता सकता हूं, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं है। इन इम्पल्स टर्बाइन द स्टीम एक्सपांड इन नोजल, इन ब्लेड्स, पार्शियली इन नोजल, पार्शियली इन ब्लेड, या फिर कैनोट से। तो यहाँ पे आपको इम्पल्स टर्बाइन बताना है। देखिए, टर्बाइन, इम्पल्स टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन, एक्सियल टर्बाइन, अलग अलग टाइप के टर्बाइन होते हैं, लेकिन इम्पल्स जो है वो सबसे बेसिक टर्बाइन होता है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो टर्बाइन है ये आपका क्या है? इम्पल्स टर्बाइन होता है। इम्पल्स टर्बाइन में एक रनर होता है, इस रनर पे जो ब्लेड लगी रहती है बकेट के रूप में लगी रहती है, और यहाँ पे एक नोज़ल लगा रहता है। ये नोज़ल जो है यहाँ से स्टीम को हाई वेलोसिटी से इस पर टकराएगा बकेट्स पे, तो ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो यहाँ पे जो है स्टीम एक्सपांड किस में हो रही है? तो यहाँ से नोज़ल से निकल रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्लेड की बात जब आती है तो वहाँ पे रिएक्शन टर्बाइन होता है, वहाँ पे केसिंग जो होती है वो कम्प्लीटली क्लोज्ड होती है, और वहाँ पे प्रेशर भी अलग होता है। यहाँ पे प्रेशर जो है इम्पल्स टर्बाइन में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको ये ज़रूर बताना है कि 10 में से आपके कितने राइट हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना है। और वीडियो कैसा लगा आपको ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।